हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल उत्तराखंड जी के वेरी जी ट्रिक्स में। और आज की इस वीडियो में दोस्तों हम बात करेंगे उत्तराखंड आर्ट एंड कल्चर। दोस्तों उत्तराखंड की संस्कृति, कला, नृत्य, गीत, त्यौहार, मेले, महोत्सव, आभूषण, वस्त्र परिधान, यात्राओं से संबंधित 100+ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। दोस्तों ये जो उत्तराखंड आर्ट एंड कल्चर का दोस्तों वीडियो रहने वाला है, इसके मैं आपको लगभग 4 या 5 पार्ट दोस्तों प्रोवाइड कराऊंगा, क्योंकि अप्रोक्सीमेटली 400 क्वेश्चन है दोस्तों इस टॉपिक में जो कि मैं आपको करवाने वाला हूँ। और सभी प्रश्न दोस्तों बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। और आप लोगों ने देखा होगा कि उत्तराखंड का कोई भी एग्जाम हो, भले ही वो यूके ट्रिपल एससी कराए या यूके पीएससी कराए, सभी एग्जाम्स में दोस्तों उत्तराखंड के आर्ट एंड कल्चर यानी कि संस्कृति से, कला से, नृत्य, गीत, महोत्सव, त्यौहार, आभूषण, वस्त्र परिधान, यात्राओं से प्रश्न पूछे ही पूछे जाते हैं। इससे पहले दोस्तों आपको ध्यान होगा, मैंने उत्तराखंड की आपको एक मैराथन क्लास दी थी। उस मैराथन क्लास में मैंने आपको ये टॉपिक कंप्लीट करवा दिया था, तो उसके बाद मैंने आपको इस टॉपिक के बारे में ज़्यादातर चीज़ें नहीं बताई थी। इसीलिए दोस्तों अलग से मैं इस टॉपिक को आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण ये टॉपिक है आप लोगों के एग्जाम से। तो वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ में दोस्तों वीडियो को जरूर शेयर करें। और दोस्तों अभी तक आपने हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किया हुआ है तो आप प्ले स्टोर से हमारी एप्लीकेशन उत्तराखंड जी के वेरी इजी ट्रिक्स को जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा, क्योंकि उस एप्लीकेशन में दोस्तों आपको उत्तराखंड और हिंदी के टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीजेस मिल जाते हैं। और अब अधिशासी अधिकारी और जो आपका आगामी एग्जाम्स होना है कर राजस्व का, उसके भी दोस्तों अगर आप टेस्ट सीरीज के बैच से जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं। और आगामी समय में जितने भी एग्जाम्स होंगे दोस्तों, सभी एग्जाम्स के लिए आपके टेस्ट सीरीजेस के बैच और डिटेल बैचेज आपको वहाँ पे अवेलेबल हो जाते हैं। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। उत्तराखंड आर्ट एंड कल्चर का पार्ट 1 ये रहने वाला है, जिसमें हम बहुत अधिक महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बात करेंगे। और मैंने पूरी कोशिश की है दोस्तों, जिस भी प्रकार के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं सभी प्रकार के प्रश्नों को कवर अप करने की। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। आज का हमारा पहला प्रश्न है कि उत्तराखंड की स्थापत्य कला को किसके समकालीन माना जाता है। तो उत्तराखंड की दोस्तों स्थापत्य कला को गुप्तोत्तरकालीन सभ्यता के समकालीन माना जाता है। किसके समकालीन माना जाता है? गुप्तोत्तरकालीन सभ्यता के समकालीन माना जाता है। अगला प्रश्न है उत्तराखंड में स्थापत्य कला का स्वर्णकाल किसे कहा जाता है। तो कत्यूरी राजवंश के कार्यकाल को दोस्तों उत्तराखंड में स्थापत्य कला का स्वर्णकाल कहा जाता है। किसको कहा जाता है? कत्यूरी राजवंश का जो कार्यकाल है दोस्तों, उसको उत्तराखंड में स्थापत्य कला का स्वर्णकाल कहा जाता है। अगला प्रश्न है उत्तराखंड में स्थापत्य कला का प्रमुख ग्रंथ कौन सा है। तो उत्तराखंड में दोस्तों स्थापत्य कला का जो प्रमुख ग्रंथ है वह है वास्तु शिरोमणि ग्रंथ। और यह वास्तु शिरोमणि ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया है या किसके द्वारा रचित है दोस्तों? तो कवि शंकर के द्वारा यह ग्रंथ लिखा गया है, जो कि श्याम शाह के समकालीन थे। तो याद रखना है आपको, स्थापत्य कला का प्रमुख ग्रंथ कौन सा है? वास्तु शिरोमणि ग्रंथ है, जो कि श्याम शाह के समकालीन कवि शंकर के द्वारा दोस्तों लिखा गया है। अगला हमारा प्रश्न है कि राज्य से प्राप्त स्थापत्य कला से संबंधित पुरावशेष संबंधी कहाँ से प्राप्त हुए हैं। जो जो तो दोस्तों राज्य में स्थापत्य कला से संबंधित जो पुरावशेष प्राप्त हुए हैं वह मोरध्वज कोटद्वार से दोस्तों प्राप्त हुए हैं। कोटद्वार का प्राचीन नाम भी मोरध्वज कहा जाता है। गोबिसाण काशीपुर से प्राप्त हुए हैं। लाखा मंडल और शत्रुघ्न नगर देहरादून से हमें उत्तराखंड में स्थापत्य कला से संबंधित पुरावशेष प्राप्त हुए हैं। ये आपको डायरेक्टली ध्यान रखना है। अगला हमारा प्रश्न है कि राज्य में स्थापत्य कला के किस शैली का अत्यधिक प्रभाव देखने को मिलता है। तो राज्य में दोस्तों स्थापत्य कला की नागर शैली का सर्वाधिक प्रभाव देखने को मिलता है। यानी कि जो उत्तराखंड के अधिकांशतः दोस्तों मंदिर हैं वह कौन सी शैलियों बने हुए हैं? नागर शैलियों बने हुए हैं। इसीलिए दोस्तों नागर शैली का अधिक प्रभाव देखने को मिलता है। अगला हमारा प्रश्न है दोस्तों, राज्य में एक चट्टान से निर्मित किया गया एकमात्र मंदिर कौन सा है। तो राज्य में दोस्तों एक चट्टान से निर्मित किया गया एकमात्र मंदिर है दोस्तों एक हथिया देवाल मंदिर। तो ये एक हथिया देवाल दोस्तों कहाँ स्थित है? यह पिथौरागढ़ जनपद के थल नामक स्थान पर स्थित है। और किसके द्वारा निर्मित किया गया दोस्तों? बाज बहादुर चंद के द्वारा दोस्तों इस मंदिर को निर्मित किया गया है। यह महादेव का मंदिर है दोस्तों। और यह दोस्तों जो मंदिर है वह दक्षिण मुखी मंदिर है। और इस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि इस मंदिर में सिर्फ और सिर्फ नामकरण संस्कार होते हैं। नामकरण संस्कारों हेतु प्रसिद्ध मंदिर भी एक हथिया देवाल को कहा जाता है। किसके द्वारा बनाया गया है? बाज बहादुर चंद के द्वारा बनाया गया है। एक और प्रश्न एक हथिया देवाल से दोस्तों इंपोर्टेंट यह बनता है कि उत्तराखंड के कौन से मंदिर की तुलना एलोरा की कैलाश गुफाओं से की जाती है। तो वह दोस्तों एक हथिया देवाल मंदिर की तुलना की जाती है। महत्वपूर्ण प्रश्न है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। और एक और कन्फ्यूजन यहाँ से दोस्तों बनता है एक हथिया नौला वाल की। ठीक है, तो एक हथिया देवाल तो मैंने आपको बता ही दिया है कि यह पिथौरागढ़ जनपद में स्थित है। बाज बहादुर चंद के द्वारा यह निर्मित किया गया है। ठीक है, पिथौरागढ़ जनपद के थल में स्थित है। उसी प्रकार दोस्तों एक और है एक हथिया नौला। ठीक है, एक हथिया नौले के बारे में दोस्तों बात करें तो एक हथिया नौला कहाँ स्थित है? यह चंपावत जनपद में स्थित है। और एक हथिया नौले का निर्माण किसने कराया था? जगन्नाथ मिस्त्री ने दोस्तों। किसने? जगन्नाथ मिस्त्री ने अपनी पुत्री
कस्तूरी की सहायता से दोस्तों इस एक हथिया नौले का निर्माण किया था। ये दोनों ही प्रश्न बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, कन्फ्यूजन करते हैं। याद रखना, एक हथिया देवाल पिथौरागढ़ थल और एक हथिया नौला दोस्तों वह कहाँ स्थित है, वह हमारा स्थित है चंपावत जनपद में। अगला प्रश्न है दोस्तों कि राज्य में भवन निर्माण करने वाले कारीगरों को क्या कहा जाता था या क्या कहा जाता है। तो राज्य में भवन निर्माण का कार्य करने वाले जो भी कारीगर हैं इन्हें ओड़ मिस्त्री कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ओड़ मिस्त्री कहा जाता है। अगला प्रश्न है के किस राजवंश को वास्तुकला का स्वर्णकाल कहा जाता है। तो कार्तिकेयपुर राजवंश या कत्यूरी राजवंश, ठीक है, दोनों ही आपको याद रखना है। वैसे कत्यूरी राजवंश को कहा जाता है, तो किसको, कार्तिकेयपुर राजवंश या कत्यूरी राजवंश को वास्तुकला का स्वर्णकाल कहा जाता है। अगला हमारा प्रश्न है 3 फीट ऊंची काले पत्थर से निर्मित सूर्य भगवान की 7 घोड़ों पर खड़े मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है। तो 3 फुट ऊंची दोस्तों काले पत्थर पर निर्मित सूर्य भगवान की 7 घोड़ों पर खड़ी जो मूर्ति है वह जागेश्वर से प्राप्त हुई है। और जागेश्वर धाम कहाँ स्थित है, यह अल्मोड़ा जनपद में दोस्तों स्थित है। शालिवाहन देव जो कि कत्यूरी राजा थे उनके द्वारा इस मंदिर का निर्माण किया गया था। और जाड़ गंगा या जटा गंगा नदी के किनारे स्थित है दोस्तों क्या, जागेश्वर धाम। और वृद्ध जागेश्वर धाम भी अल्मोड़ा जनपद में ही स्थित है। अगला हमारा प्रश्न है भगवान विष्णु की 11वीं शताब्दी की खड़ी प्रतिमा कहाँ से प्राप्त हुई है। तो देवलगढ़ से दोस्तों, देवलगढ़ कहाँ पड़ता है, यह पौड़ी गढ़वाल जनपद में स्थित है, जहाँ से भगवान विष्णु की 11वीं शताब्दी की खड़ी प्रतिमा प्राप्त हुई है। अगला हमारा प्रश्न है राज्य के किस स्थान से वामन या विष्णु भगवान की प्रतिमा प्राप्त हुई है। तो काशीपुर उधमसिंह नगर से दोस्तों क्या हुई है, भगवान विष्णु भगवान की वामन मुद्रा में प्रतिमा प्राप्त हुई है। ठीक है, इसी के साथ अगला हमारा प्रश्न है दोस्तों शिव की संहारक मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है। तो लाखा मंडल देहरादून से दोस्तों क्या शिव की संहारक मूर्ति प्राप्त हुई है। कहाँ से, लाखा मंडल देहरादून से। अगला हमारा प्रश्न है राज्य में महिषासुर मर्दिनी की प्रथम मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है। तो टिहरी के चंबा नामक स्थान से दोस्तों राज्य में महिषासुर मर्दिनी की प्रथम मूर्ति प्राप्त हुई है, जिसमें शक्ति रंभा देवी के रूप में महिषासुर मर्दिनी का वर्णन किया गया है। तो महिषासुर मर्दिनी की प्रथम मूर्ति कहाँ, चंबा टिहरी गढ़वाल से दोस्तों प्राप्त हुई है। और ये टॉपिक है दोस्तों हमारा एक मूर्ति शिल्प वाला, ठीक है, कि कहाँ से कौन कौन सी मूर्तियाँ मिली है, शिल्प कला के अंतर्गत ही दोस्तों ये आपका टॉपिक है। यहाँ से भी एग्जाम में पूछे आते हैं। और दोस्तों मैंने आपको इसमें ना चित्रकला वाला जो टॉपिक है, जो प्राचीन गुफाएं हैं, शैलाश्रय शैलचित्र है, उसके क्वेश्चन को ज़्यादा नहीं लिया हुआ है, क्योंकि वो टॉपिक मैं आपको हिस्ट्री में करवा चुका हूँ बहुत बार, बहुत अच्छी तरीके से। तो यहाँ पर उस सेक्शन के अलावा सारे क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। अगला क्वेश्चन है कि नृत्य करते हुए गणपति की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है। तो नृत्य करते हुए दोस्तों गणपति की मूर्ति जोशीमठ से प्राप्त हुई है। जोशीमठ दोस्तों यहाँ पर 11वीं शताब्दी की नृत्य करते हुए गणपति की मूर्ति दोस्तों प्राप्त हुई है, जिसमें गणेश भगवान को 8 भुजाओं से युक्त दोस्तों दिखाया गया है। ठीक है, याद रखना है आपको, नृत्य करते गणपति की मूर्ति कहाँ से, जोशीमठ से। शिव की संहारक मूर्ति कहाँ से दोस्तों, लाखा मंडल से। और ये भी आपको याद रखना है शिव की संहारक मूर्ति के संबंध में कि धनुषाकार मुद्रा में 8 भुजाओं से युक्त दोस्तों यह मूर्ति है। ठीक है, इससे पहले भगवान विष्णु की जो वामन अवतार की मूर्ति है वह काशीपुर से दोस्तों प्राप्त हुई है। ठीक है, इसी प्रकार विष्णु की देवलगढ़ से भी 11वीं शताब्दी की एक मूर्ति प्राप्त हुई है। ठीक है, और 3 फुट ऊंची जो सूर्य भगवान की 7 घोड़े पर खड़े होने की जो मूर्ति मिली है वह दोस्तों कहाँ से प्राप्त हुई है, वह जागेश्वर से प्राप्त हुई है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, राज्य में नंदाष्टमी के अवसर पर नंदा सुनंदा की मूर्ति किससे बनाई जाती है। तो राज्य में नंदाष्टमी के अवसर पर दोस्तों नंदा सुनंदा जी की जो मूर्ति बनाई जाती है वह केले के तने को काटकर दोस्तों बनाई जाती है। ठीक है, और नंदा देवी मेला कहाँ लगता है, अल्मोड़ा में लगता है। नंदा देवी महोत्सव के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों क्या, आपका नैनीताल। दोनों ही आपको याद रखने हैं। अगला हमारा प्रश्न है दीपावली के अवसर पर लक्ष्मी की मूर्ति किसकी सहायता से बनाई जाती है। तो दीपावली के अवसर पर दोस्तों लक्ष्मी की मूर्ति गन्ने और नारियल की सहायता से बनाई जाती है। किससे, गन्ने और नारियल की सहायता से बनाई जाती है। अगला प्रश्न है उत्तराखंड की दूसरी महत्वपूर्ण देवी कौन सी है। तो उत्तराखंड की दूसरी महत्वपूर्ण देवी दोस्तों कौन सी है, वो है दुर्गा माता। ठीक है, पहली महत्वपूर्ण देवी के रूप में दोस्तों लक्ष्मी माता को जाना जाता है, नंदा देवी को जाना जाता है। और दूसरी महत्वपूर्ण देवी है दोस्तों दुर्गा माता। जागेश्वर तथा कालीमठ से सिंहवाहिनी प्रतिमा भी इनकी प्राप्त हुई है। किसकी, दुर्गा माता की सिंहवाहिनी प्रतिमा कहाँ से प्राप्त हुई है, प्रश्न पूछा जा सकता है। जागेश्वर और कालीमठ से दोस्तों प्राप्त हुई है। जागेश्वर अल्मोड़ा जनपद में स्थित है, जबकि जो कालीमठ है दोस्तों यह आपका कहाँ, रुद्रप्रयाग जनपद में स्थित है। अगला हमारा प्रश्न है भगवान विष्णु की शेष शयन मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है। तो बैजनाथ तथा द्वाराहाट से भगवान विष्णु की शेष शयन मूर्ति दोस्तों प्राप्त हुई है। वहीं अगर प्रश्न बनता है कि भगवान विष्णु की दोस्तों वामन मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है, वह काशीपुर उधम सिंह नगर से प्राप्त हुई है। और शेष शयन मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है, वह बैजनाथ और द्वाराहाट से प्राप्त हुई है। ठीक है,
इसी प्रकार दोस्तों जो ब्रह्मा की मूर्तियां हैं उत्तराखंड में कहाँ से प्राप्त हुई हैं, तो ब्रह्मा भगवान की जो मूर्तियां हैं वह भी दोस्तों उत्तराखंड में कहाँ से, द्वाराहाट अल्मोड़ा से प्राप्त हुई है। वहाँ पे एक रतनदेव मंदिर समूह है, वहाँ से दोस्तों प्राप्त हुई है ब्रह्मा की मूर्तियाँ, ठीक है। और जो बैजनाथ संग्रहालय है बागेश्वर जनपद में, वहाँ से भी हमें ब्रह्मा की मूर्तियाँ मिली हैं, ठीक है। और वहीं अगर बात करें दोस्तों नृत्य मुद्रा में शिव मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है, तो जागेश्वर में है दोस्तों नटराज मंदिर जागेश्वर। और कहाँ, गोपेश्वर मंदिर में दोस्तों जो नृत्यधारी शिव मूर्तियाँ हैं, यानी कि नटराज मुद्रा में, नृत्य मुद्रा में शिव की मूर्तियां मिली हुई है, ठीक है। वहीं वज्रासन मुद्रा में शिव की मूर्ति कहाँ से मिली है, तो वज्रासन मुद्रा में दोस्तों शिव की मूर्ति कहाँ से मिली है, केदारनाथ मंदिर से मिली हुई है, ये भी याद रखना है। और संहारक मुद्रा में शिव की मूर्ति या धनुषाकार मुद्रा में कहाँ से मिली है, तो यह दोस्तों लाखा मंडल से मिली हुई है, ठीक है। ये आपको डायरेक्टली याद रखना है। और लाखा मंडल से दोस्तों आपका गणपति की एक मूर्ति भी मिली है, ठीक है, ये भी ध्यान रखना है। जागेश्वर से सूर्य मूर्ति मिली है, मैंने आपको बता ही दिया है। द्वाराहाट से भी सूर्य संभंग मुद्रा में मूर्ति मिली हुई है, ये भी मैंने आपको बता दिया है। और मैखंडा से भी दोस्तों पार्वती की प्रतिमा मिली है। मैखंडा देवी मंदिर काफ़ी फेमस है, रुद्रप्रयाग जनपद में ही पड़ता है मैखंडा, ठीक है, ये भी आपको डायरेक्टली याद रखना है। इसी प्रकार लाखा मंडल से गौरी प्रतिमा मिली हुई है, ठीक है, महिषासुर मर्दिनी की प्रतिमा मिली है चंबा से। तो ये सारे प्रश्न दोस्तों बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं, ठीक है। अगला हमारा प्रश्न है, केदारनाथ मंदिर के द्वार पट्टिका पर शिव की कौन सी मुद्रा में मूर्ति स्थापित की गई है, वज्रासन मुद्रा में दोस्तों मूर्ति स्थापित की गई है। अगला हमारा प्रश्न है, झोड़ा क्या है दोस्तों, नृत्य या गीत। दोस्तों ये क्वेश्चन एग्जाम में भी आया था और आयोग ने इसका फाइनली आंसर दिया दोस्तों, क्या नृत्य। वैसे झोड़ा नृत्य भी होता है और गीत भी होता है, इसे नृत्य प्रधान गीत भी कहा जाता है, लेकिन आयोग ने इसका फाइनल आंसर दोस्तों नृत्य ही दिया था। आपको याद रखना है झोड़ा क्या है दोस्तों, एक नृत्य है दोस्तों। यह नृत्य शादी ब्याह कौतिक मेले के अवसर पर किया जाने वाला क्या है, सामूहिक नृत्य है क्या, झोड़ा, ठीक है। झोड़ा चांचरी आपने सुना होगा, तो चांचरी को भी नृत्य में ही काउंट किया जाता है और झोड़ा भी क्या है दोस्तों आपका नृत्य ही है, ठीक है, याद रखना है। और अगर नृत्य ऑप्शन में नहीं हुआ तो आप गीत के साथ जा सकते हैं, वैसे झोड़ा क्या आपका नृत्य है। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध चित्रकार मौलाराम किस चित्रकला की शैली के लिए प्रसिद्ध हैं, तो जो मौलाराम है दोस्तों वह गढ़वाली चित्रकला के लिए फेमस है। मौलाराम कौन है, वे एक प्रसिद्ध चित्रकार हैं। और मौलाराम का दोस्तों जो वंश है वह किस, मतलब जो पूर्वज थे किस वंश से संबंधित थे, तो सुनार थे, क्या थे, सुनार थे, ये भी आपको डायरेक्टली याद रखना है। और मौलाराम के पिताजी का नाम क्या था, मंगत राम था। मौलाराम के पिताजी का नाम क्या था दोस्तों, वह था मंगत राम, ठीक है। और मंगत राम के पिताजी का नाम क्या था दोस्तों, वह था हीरालाल। हीरालाल के पिताजी का नाम क्या था दोस्तों, हरदास, ठीक है। तो ये भी आपको डायरेक्टली याद रखना है। बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया। मौलाराम दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण फेमस है एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि गढ़वाली जो चित्रकला शैली है उसका विकास करने के लिए किसको जाना जाता है, मेनली मौलाराम को ही दोस्तों जाना जाता है, ठीक है। और गढ़वाली शैली के प्रमुख चित्रकार के रूप में भी मौलाराम को ही जाना जाता है। अगला हमारा प्रश्न है, गढ़वाल क्षेत्र का कौन सा लोक नृत्य उस समय किया जाता है जब हाल ही में विवाहित लड़की प्रथम बार मायके आती है, तो जो थड़िया नृत्य है दोस्तों, कौन सा थड़िया नृत्य जो है वह जब हाल ही में विवाहित लड़की प्रथम बार मायके आती है तब थड़िया नृत्य किया जाता है। अगला प्रश्न है, राज्य में संतान के कल्याण के लिए मनाया जाने वाला पर्व कौन सा है, तो भिरौली पर्व जो है दोस्तों राज्य में संतान के कल्याण के लिए मनाया जाने वाला पर्व है, कौन सा दोस्तों, भिरौली पर्व। अगला हमारा प्रश्न है, उत्तराखंड की महिलाओं द्वारा तिलहरी आभूषण कहाँ पहना जाता है, तो उत्तराखंड की महिलाओं के द्वारा दोस्तों कहाँ पे, गले में तिलहरी आभूषण पहना जाता है। कहाँ पहना जाता है दोस्तों, गले में पहना जाता है। अगला प्रश्न है, राज्य के कौन से त्यौहार में बग्वाल या बगवाई पर्व मनाया जाता है, तो दीपावली त्यौहार में दोस्तों बग्वाल या बगवाई पर्व मनाया जाता है। और भैलो खेला जाता है, भैलो भी कब खेला जाता है, यह दीपावली में ही खेला जाता है, आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, राज्य में झाल, विणाई, दमामा तथा मुरियो क्या है, तो झाल, विणाई, दमामा तथा मुरियो क्या है, यह कुमाऊं के प्रसिद्ध वाद्य यंत्र हैं, क्या है, झाल, विणाई, दमामा और ये जो दोस्तों मुरियो है ये क्या है, कुमाऊं के प्रसिद्ध क्या है दोस्तों, वाद्य यंत्र हैं, याद रखना है, क्योंकि एग्जाम में डायरेक्टली पूछ लेगा इसमें से कि उत्तराखंड में सारंगी क्या है, तो वाद्य यंत्र है। तुरही क्या है दोस्तों, वाद्य यंत्र है। अलगोजा क्या है, अलगोजा भी वाद्य यंत्र है। यह प्रश्न पूछा भी गया है कि उत्तराखंड में दोस्तों अलगोजा क्या है, तो अलगोजा दोस्तों क्या है, यहाँ पे एक वाद्य यंत्र है। तो उत्तराखंड के जो वाद्य यंत्र हैं वो भी आपको डायरेक्टली याद रखने हैं, ठीक है। फिर इसी में एक क्वेश्चन और बनता है दोस्तों कि कौन सा किस किस प्रकार का वाद्य यंत्र है, ठीक है, जैसे कि झाल हो गया आपका, वीणाई हो गया, दमामा हो गया। तो इसमें से जो दमामा है दोस्तों वह किस प्रकार का चर्म वाद्य यंत्र है, ठीक है। और झाल की बात करें या मुरियों की बात करें तो ये भी क्या है दोस्तों, आपके चर्म वाद्य यंत्र ही है, ठीक है। इसके बारे में अभी हम आगे भी बात करेंगे कि कौन सा किस प्रकार का वाद्य यंत्र है।
अगला हमारा प्रश्न है, राज्य के किस जनपद में बग्वाल मेले का आयोजन किया जाता है? तो चंपावत जनपद के देवीधुरा में दोस्तों क्या बग्वाल मेले का आयोजन किया जाता है, जिसे आषाढ़ी कौतिक मेले के नाम से भी जाना जाता है। और रक्षाबंधन के दिन दोस्तों इस मेले की शुरुआत होती है। तो बग्वाल मेले का आयोजन कहाँ किया जाता है दोस्तों? चंपावत के देवीधुरा मंदिर दोस्तों, जिसे आषाढ़ी कौतिक मेले के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। रक्षाबंधन के दिन यह कौतिक मनाया जाता है। तो बहुत महत्वपूर्ण ये कौतिक है और एग्जाम में यहाँ से पहले भी बहुत बार प्रश्न पूछे गए हैं। तो चंपावत का दोस्तों आपको ध्यान रखना है क्या? देवीधुरा मंदिर, जहाँ पर क्या बग्वाल मेला या पाषाण युद्ध मेला भी दोस्तों इसको कहा जाता है, या आषाढ़ी कौतिक मेला भी कहा जाता है, का आयोजन किया जाता है कहाँ पे? चंपावत जनपद के देवीधुरा में आषाढ़ी कौतिक मेला या बग्वाल मेला कहा जाता है। और श्रावण पूर्णिमा को दोस्तों यह आयोजित होता है। 4 खामों के भी लोग इसमें भाग लेते हैं। अगला प्रश्न है, राज्य में संस्कृत अकादमी की स्थापना कहाँ की गई है? हरिद्वार में की गई है। राज्य में लोक कला संस्थान की स्थापना कहाँ की गई दोस्तों? लोक कला संस्थान कहाँ स्थित है? वह अल्मोड़ा जनपद में स्थित है। ठीक है। अगला हमारा प्रश्न है दोस्तों, राज्य के किस जनपद में प्रत्येक वर्ष 5वां धाम यात्रा यानी कि खतलिंग रुद्रा देवी यात्रा का आयोजन किया जाता है? तो 5वीं धाम यात्रा के रूप में कौन सी यात्रा को जाना जाता है दोस्तों? 4 धाम तो आपको बताइए, केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, 4 धाम यात्रा हो गई। और वहीं 5वीं धाम यात्रा के रूप में खतलिंग रुद्रा देवी यात्रा को जाना जाता है, जो कि कहाँ आयोजित होती है दोस्तों? टिहरी गढ़वाल जनपद में आयोजित होती है। और प्रत्येक वर्ष दोस्तों खतलिंग रुद्रा देवी यात्रा का आयोजन किया जाता है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि कैलाश मानसरोवर यात्रा किस दर्रे से होकर गुजरती है? ठीक है। तो कैलाश मानसरोवर यात्रा जो है दोस्तों, यह लिपुलेख दर्रे से होकर गुजरती है। कौन से दर्रे से होकर गुजरती है कैलाश मानसरोवर यात्रा दोस्तों? लिपुलेख दर्रे से होकर गुजरती है। अब कैलाश मानसरोवर यात्रा का आयोजन दोस्तों किसके द्वारा किया जाता है? कुमाऊं मंडल विकास निगम लिमिटेड के द्वारा, भारतीय विदेश मंत्रालय के द्वारा और भारत तिब्बत सीमा पुलिस के सहयोग से दोस्तों इस मेले का आयोजन या इस यात्रा का आयोजन किया जाता है। क्या? कैलाश मानसरोवर यात्रा। ठीक है। और प्रत्येक वर्ष जून के प्रथम सप्ताह से सितंबर के अंतिम सप्ताह तक दोस्तों यह यात्रा चलती है, जो कि उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जनपद से होकर दोस्तों लिपुलेख दर्रे से होकर गुजरती है। याद रखना है, कैलाश मानसरोवर यात्रा दोस्तों लगभग 40 दिनों की यात्रा है। और इसका जो आयोजन है वह किसके द्वारा किया जाता है? भारत के विदेश मंत्रालय के द्वारा, कुमाऊं मंडल विकास निगम लिमिटेड के द्वारा और भारत तिब्बत सीमा पुलिस के द्वारा। अगले प्रश्न की बात करते हैं, प्रत्येक वर्ष धान की रोपाई के समय हिल यात्रा उत्सव का आयोजन किया जाता है, यह किस देश की देन है? तो हिल यात्रा जो उत्सव है दोस्तों, यह कहाँ की? नेपाल की देन है। कहाँ की? नेपाल की देन है। अगर आप दोस्तों कुमाऊं के कल्चर को देखें तो कुमाऊं का जो अधिकांशतः कल्चर है वह किस देश की देन है? नेपाल की देन है, क्योंकि गोरखाओं के द्वारा कुमाऊं पर आधिपत्य किया गया था। कुमाऊं से बॉर्डर भी लगता है। अगर आप पिथौरागढ़, धारचूला उधर वाले क्षेत्रों की बात करें तो उधर भी आप देखेंगे कि नेपाली संस्कृति का अधिक प्रभाव है। ठीक है। तो हिल यात्रा उत्सव का आयोजन जो किया जाता है धान की रोपाई के समय पे दोस्तों, वह किस देश की देन है? वह नेपाल की देश है। और उत्तराखंड में हिल यात्रा क्या है? डायरेक्टली यह भी प्रश्न बनता है। तो हिल यात्रा दोस्तों क्या है? उत्तराखंड में एक प्रसिद्ध उत्सव है, जिसका प्रमुख पात्र क्या होता है दोस्तों? हिल यात्रा उत्सव का जो प्रमुख पात्र है वह कौन होता है? वह दोस्तों लखिया भूत होता है। ये भी आपको डायरेक्टली याद रखना है। अगले प्रश्न की दोस्तों बात करते हैं। और एक और प्रश्न यहाँ से पूछा था कि इसमें कौन सा नृत्य किया जाता है? तो स्वांग नृत्य या मुखौटा नृत्य भी इस दौरान किया जाता है। नेपाल के दो देन है, मेनली चारावाहों और कृषकों के उत्सव के रूप में दोस्तों इसे जाना जाता है। और हिल यात्रा का जो प्रमुख पात्र है दोस्तों कौन है? वह है लखिया भूत। अगले प्रश्न की दोस्तों बात करते हैं, जो तंगड़ी नामक आभूषण है वह शरीर के किस अंग पर पहना जाता है? तो तंगड़ी नामक आभूषण दोस्तों शरीर के कमर में पहना जाता है। अगला क्वेश्चन है, लावण किस प्रकार का गीत है दोस्तों? तो लावण क्या है? एक प्रणय गीत है। अगला प्रश्न है, अस्कोट आराकोट अभियान किसके द्वारा संचालित किया जाता है? तो पहाड़ संस्थान के द्वारा दोस्तों सन 1974 से अस्कोट आराकोट यात्रा या अस्कोट आराकोट अभियान को दोस्तों शुरू किया गया। किसके द्वारा? पहाड़ संस्थान के द्वारा। ठीक है। अस्कोट आराकोट यात्रा जो है दोस्तों, यह पिथौरागढ़ जनपद के अस्कोट से लेकर उत्तरकाशी जनपद के दोस्तों कहाँ पे? आराकोट तक चलने वाली संचालित होने वाली यात्रा है, जो कि पहाड़ संस्थान के द्वारा दोस्तों आयोजित की जाती है। तो अस्कोट आराकोट यात्रा आपको डायरेक्टली याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। किसके द्वारा इसका आयोजन किया जाता है दोस्तों? इसका आयोजन किया जाता है पहाड़ संस्थान के द्वारा। अगले प्रश्न की बात करते हैं दोस्तों, राज्य में जागर का क्या अर्थ है? तो समाज को जगाने वाले जो गीत होते हैं उसे दोस्तों जागर कहा जाता है। तो समाज को जगाने वाले गीत या देवताओं को बुलाने वाले जो गीत होते हैं वह होते हैं दोस्तों क्या? जागर। अगला प्रश्न है, कौन सा कुंवर राजा मोराराम से चित्रकला सीखने के लिए टिहरी से श्रीनगर जाता था?
वो थे दोस्तों कौन, कुंवर प्रीतम शाह मौलाराम से चित्रकला सीखने श्रीनगर से टिहरी से श्रीनगर जाते थे, ठीक है। और मौलाराम की चित्रशाला कहाँ स्थित है, मौलाराम की चित्रशाला भी दोस्तों कहाँ पे स्थित है, श्रीनगर में स्थित है। अगला प्रश्न है, राज्य में गिरजा किशोर जोशी संग्रहालय कहाँ स्थित है, अल्मोड़ा में स्थित है गिरजा किशोर जोशी संग्रहालय। अगला प्रश्न है, रुक्मणी हरण चित्रमाला जो है किसके प्रसिद्ध चित्र हैं, तो चैतू के प्रसिद्ध चित्र हैं दोस्तों। चैतू और माणकू दो प्रसिद्ध चित्रकार हुए मौलाराम के बाद में, ठीक है। मौलाराम के शिष्य के रूप में दोस्तों इन्हें जाना जाता है, किसे, चैतू और माणकू को। तो चैतू को दोस्तों जो उसकी ख्याति थी वह कृष्ण लीलाओं पर चित्रण की ख्याति उसे प्राप्त थी, ठीक है। और चैतू की 13 प्रमुख चित्रों में दोस्तों रुक्मणी हरण चित्रमाणा बहुत फेमस क्या है, चित्र हैं, ठीक है। इसी प्रकार से अगर बात करें, एक था माणकू। माणकू का जो प्रसिद्ध चित्र था वो क्या था, आंख मिचौली, ठीक है। और गीत गोविंद का चित्रण भी माणकू के द्वारा किया गया था, ठीक है। ये भी आपको डायरेक्टली याद रखना है। और मौलाराम गढ़वाली शैली के प्रसिद्ध चित्रकार के रूप में जाने जाते हैं। गढ़वाली शैली में दोस्तों दो क्वेश्चन बनते हैं। एक बनता है गढ़वाली शैली का सूत्रपात करता, वह कहा जाता है दोस्तों किसको, हीरालाल को। हीरालाल को गढ़वाली शैली का सूत्रपात करता कहा जाता है। और वहीं गढ़वाली शैली का प्रमुख चित्रकार या सबसे महत्वपूर्ण चित्रकार दोस्तों किसे कहा जाता है, वह है दोस्तों हमारे कौन, मौलाराम। मौलाराम तोमर इनका पूरा नाम था, ठीक है। और इनके जो मुख्यतः पूर्वज थे वो क्या थे दोस्तों, वह मुख्यतः सुनार हुआ करते थे। यह क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा गया है। और मौलाराम ने कई सारे चित्र बनाए हैं दोस्तों, चंद्रमुखी, मयंकमुखी, उत्कंठिता नायिका, जयदेव वजीर दंपति हो गया, राधा कृष्ण मिलन, विप्रलंबा नायिका हो गया, सितार प्रिया हो गया, हिंडोला मस्तानी, वासकटिया नायिका। यह सभी चित्र दोस्तों किसके द्वारा बनाए गए हैं, मौलाराम के द्वारा ही बनाए गए हैं। और मौलाराम से चित्रकला सीखने कौन जाता था दोस्तों, वह जाता था कुंवर आपके प्रीतम सिंह जी मौलाराम से चित्रकला सीखने टिहरी से श्रीनगर जाते थे, ठीक है। अब मौलाराम को कितने राजाओं ने संरक्षण दिया, एक क्वेश्चन ये भी बनता है दोस्तों। तो मौलाराम को संरक्षण देने में मेनली दोस्तों 4 राजाओं का नाम हमें देखने को मिलता है। पहले राजा थे प्रदीप शाह, दूसरे राजा हुए ललित शाह, तीसरे राजा हुए जयकीर्ति शाह, और चौथे राजा हुए दोस्तों कौन, प्रद्युम्न शाह। कुछ कुछ किताबों में आपको मिलेगा कि सुदर्शन शाह के द्वारा भी मौलाराम को संरक्षण दिया गया था, लेकिन कुछ कुछ किताबों में ये भी कहा जाता है कि सुदर्शन शाह ने मौलाराम को संरक्षण नहीं दिया था, ठीक है। तो लेकिन 4 राजाओं ने इसको संरक्षण दिया था, प्रदीप शाह, ललित शाह, जयकीर्ति शाह और प्रद्युम्न शाह। आपको यह डायरेक्टली याद रखना है। अगले ये चीज़ें दोस्तों मैं आपको इतिहास में अच्छी तरीके से बता भी चुका हूँ मौलाराम के बारे में, क्योंकि हम इतिहास में भी पढ़ते हैं। जब पृथ्वीपति शाह पढ़ते हैं तो उसके बाद में जो कॉन्सेप्ट आता है कि गढ़वाली चित्रकला की जो शुरुआत होती है या गढ़वाली शैली जो प्रारंभ होती है गढ़वाल में, वह किसके टाइम से होती है, पृथ्वीपति शाह के समय से ही होती है। जब सुलेमान सिको दोस्तों दिल्ली दरबार से भागकर यहाँ पर आता है, अपने साथ 2 चित्रकार लाता है, तुअर श्यामदास और हरदास को लेकर यहाँ पे आता है। फिर हरदास के जो वंशज होते हैं उनके द्वारा ही गढ़वाली शैली का विकास किया गया, ठीक है। और जो ये चित्रकला की गढ़वाली शैली है यह पहाड़ी चित्रकला शैली के रूप में भी जानी जाती है। गढ़वाल नरेशों के द्वारा इसका विकास किया गया था। फिर हरदास का पुत्र हुआ हीरालाल, जिसको गढ़वाली शैली का सूत्रपात करता कहा जाता है। हीरालाल का पुत्र मंगतराम, मंगतराम का क्या, मौलाराम, जिसका पूरा नाम क्या था, मौलाराम तोमर था। और यह गढ़वाली शैली का सबसे महान चित्रकार दोस्तों था। यह आपको डायरेक्टली याद रखना है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। और जो चैतू और माणकू थे इसके ही शिष्य थे। गीत गोविंद और आंख मिचौली किसकी प्रसिद्ध चित्रकला है, माणकू की, ठीक है। और कृष्ण कला पर अगर कृष्ण के भगवान के बारे में बात करें तो कृष्ण लीलाओं पर दोस्तों किसके या उनके चित्रण पर किसको ख्याति प्राप्त थी, चैतू को। अगला प्रश्न है, मौलाराम चित्र संग्रहालय कहाँ स्थित है, तो श्रीनगर पौड़ी गढ़वाल में दोस्तों मौलाराम का चित्र संग्रहालय स्थित है। नारी अंकन में कोई भी अन्य पहाड़ी शैली गढ़वाली कला की ऊंचाई तक नहीं पहुंच सकी है, यह किसका कथन है दोस्तों, यह बैरिस्टर मुकुंदी लाल जी का कथन है। याद रखना है कि नारी अंकन में कोई भी अन्य पहाड़ी शैली गढ़वाली कला की ऊंचाई तक नहीं पहुंच सकी है, यह कथन किसका है दोस्तों, यह बैरिस्टर मुकुंदी लाल जी का कथन है। और जो अगर अब दोस्तों बात करें गढ़वाली शैली किस क्या है दोस्तों, एक प्रकार की क्या है, पहाड़ी शैली ही है, ठीक है। गढ़वाली चित्रकला शैली जो है वह क्या है, एक प्रकार की पहाड़ी शैली ही है। और मौलाराम के चित्रों को दुनिया के सामने किसने रखा दोस्तों, बैरिस्टर मुकुंदी लाल जी ने ही रखा। ये आपको डायरेक्टली याद रखना है। बैरिस्टर मुकुंदी लाल जी का बहुत बड़ा हाथ है मौलाराम को इतना प्रसिद्ध करने में। अगला प्रश्न है, पहाड़ी चित्रकला नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है, तो किशोरी लाल वैद्य जी के द्वारा दोस्तों लिखी गई है। क्या पहाड़ी चित्रकला नामक पुस्तक किसने लिखी है, किशोरी लाल वैद्य जी के द्वारा दोस्तों लिखी गई है। वहीं मुकुंदी लाल के भी कुछ पुस्तकें हैं। क्या गढ़वाल पेंटिंग पुस्तक किसकी है, मुकुंदी लाल की ये है। सम नोट्स ऑन मौलाराम, ये दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन, सम नोट्स ऑन मौलाराम पुस्तक भी किसकी है, मुकुंदी लाल जी की है। और गढ़वाल स्कूल ऑफ पेंटिंग पुस्तक भी किसकी है, मुकुंदी लाल जी की ही है, ठीक है। तो वही क्वेश्चन आगे भी आएंगे शायद कि पहाड़ी चित्रकला ये बता दिया किशोरी लाल वैद्य। गढ़ राजवंश काव्य मौलाराम के द्वारा किस भाषा में लिखा गया था, तो ब्रज भाषा में दोस्तों लिखा गया था। क्या गढ़ राजवंश काव्य, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है भी, गढ़ राजवंश काव्य किसके द्वारा लिखा गया था, यह मौलाराम के द्वारा लिखा गया था। मौलाराम तो एक चित्रकार तो थे ही थे, चित्रकार के साथ साथ दोस्तों ये क्या थे, एक लेखक भी थे, ठीक है। इनकी कुछ पुस्तकें थी क्या, जिसमें था क्या
आपका गढ़ राजवंश काव्य हो गया, यह किसने लिखा था? मोलाराम ने लिखा था। कौन सी भाषा में लिखा था? ब्रज भाषा में लिखा था। इसी के साथ साथ दोस्तों दूसरी पुस्तक थी इनकी गढ़ गीता संग्राम, जो कि इनका एक नाटक था। और एक और पुस्तक थी इनकी दोस्तों क्या? मनमत सागर। ये प्रसिद्ध पुस्तक भी किसकी थी दोस्तों? यह मोलाराम की थी। मोलाराम एक दोस्तों चित्रकार के साथ साथ एक कवि, लेखक और एक दार्शनिक के रूप में भी जाने जाते हैं। और मोलाराम के चित्रों को दुनिया के सामने किसने रखा था? वह रखा था दोस्तों किसने? बैरिस्टर मुकुंदी लाल जी ने। अगला हमारा प्रश्न है कि गढ़वाली शैली पर आधारित पुस्तक गढ़वाल पेंटिंग एंड सम नोट्स ऑन मोलाराम किसके द्वारा लिखी गई है? यह बैरिस्टर मुकुंदी लाल जी के द्वारा लिखी गई है। राजा वीरेंद्र शाह संग्रहालय कहाँ स्थित है? देहरादून में स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है मौलाराम द्वारा बनाए गए दंपति चित्र में किस राजा का वर्णन किया गया है? तो प्रद्युम्न शाह और रानी का दोस्तों चित्र किया गया है मौलाराम द्वारा बनाए गए दंपति चित्र में। अगला प्रश्न है प्रसिद्ध चित्र राधा कृष्ण मिलन, मस्तानी, मयंकमुखी तथा चंद्रमुखी किसके द्वारा बनाया गया है? मौलाराम के द्वारा बनाया गया, जो कि सुनार जाति से संबंधित थे इनके पूर्वज। अगला क्वेश्चन है गढ़वाली चित्रशैली एक सर्वेक्षण नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? डॉक्टर यशवंत सिंह कटोच जी के द्वारा दोस्तों यह पुस्तक लिखी गई है। अगला क्वेश्चन है ऋतु वर्णन, श्रीनगर दुर्दशा और गढ़गीता संग्राम नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये हैं मौलाराम जी। और ये सभी प्रश्न दोस्तों एग्जाम में अनगिनत बार पूछे गए हैं। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करेंगे ना तो आपको बहुत ज्यादा क्वेश्चन मिलने वाले हैं इस टॉपिक से। ठीक है, अगला हमारा प्रश्न है ऋतु वर्णन, श्रीनगर दुर्दशा और गढ़गीता संग्राम कौन? मौलाराम। अगला क्वेश्चन है कि कुंवर विचित्र शाह संग्रहालय किस स्थित है? कहाँ पे? टिहरी में दोस्तों स्थित है क्या? कुंवर विचित्र शाह संग्रहालय। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों राजपूत पेंटिंग नामक पुस्तक किसकी है? तो डॉक्टर आनंद कुमार स्वामी जी की पुस्तक है क्या? राजपूत पेंटिंग। ठीक है, किसकी? डॉक्टर आनंद कुमार स्वामी जी। ठीक है, और दोस्तों एक और क्वेश्चन एग्जाम में इस प्रकार से पूछा गया था कि गढ़वाली शैली मतलब किस शैली से विकसित हुई है? ठीक है, तो वहां पे दोस्तों कहीं कहीं आपको देखने को मिलेगा कांगड़ा शैली। कांगड़ा शैली से भी गढ़वाली शैली का विकास माना जाता है। कहाँ से? कांगड़ा शैली से। और दूसरा ऑप्शन है पहाड़ी शैली। ठीक है, तो ये दोनों ही आपको याद रखने हैं। इन दोनों से ही दोस्तों माना जाता है गढ़वाली शैली का विकास। कुछ किताबें कहती हैं कि गढ़वाली शैली पहाड़ी शैली की एक धारा है जिसका विकास गढ़वाली नरेशों के संरक्षण में हुआ था। कुछ किताबें कहती हैं कि गढ़वाली शैली जो है वह कांगड़ा शैली से विकसित हुई है, मतलब कांगड़ा शैली का ही एक अपभ्रंश है क्या? गढ़वाली शैली। ठीक है, तो ये भी आपको दोनों कॉन्सेप्ट याद रखने हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है मौलाराम की चित्रकला या प्रतिभा को सर्वप्रथम दुनिया के सामने किसके द्वारा रखा गया था? बैरिस्टर मुकुंदी लाल जी के द्वारा रखा गया था। कब? 1969 में। अगला क्वेश्चन है पहाड़ी चित्रकला की मुख्यतः कितनी शैलियां मानी जाती है? 3 शैलियां मानी जाती है, कांगड़ा शैली, गढ़वाली शैली और भसौली शैली। ठीक है, तो पहाड़ी चित्रकला की एक शैली मानी जाती है गढ़वाली शैली, और मुख्यतः 3 शैलियां हैं, कांगड़ा, गढ़वाली और भसौली। इसीलिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है, कहीं कहीं पूछा जाता है कि गढ़वाली शैली किससे विकसित हुई है? पहाड़ी शैली से। कहीं कहीं आपको कांगड़ा शैली भी देखने को मिलेगा। अगला ये क्वेश्चन भी दोस्तों एग्जाम में पूछा गया है कि पहाड़ी शैली के चित्रों की खोज का श्रेय किसे जाता है? ये क्वेश्चन आपको नॉर्मली किताबों में नहीं मिलेगा, क्योंकि एग्जाम में पूछा गया था, उसके बाद आपको ये किताबों में मिला होगा। तो बैरिस्टर मुकुंदी लाल जी को दोस्तों, ठीक, बैरिस्टर मुकुंदी लाल जी को पहाड़ी शैली के चित्रों की खोज का श्रेय दिया जाता है। ठीक है, 20वीं सदी के प्रथम दशक में इनके द्वारा पहाड़ी शैली के चित्रों की खोज की गई थी। एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है बोस्टन संग्रहालय में गढ़वाली शैली के चित्र देखने को मिलते हैं। यह संग्रहालय किस देश में स्थित है? तो अमेरिका में दोस्तों स्थित है क्या? बोस्टन संग्रहालय। कहाँ पे? अमेरिका में। यहाँ पे पहाड़ी शैली के चित्र भी देखने को मिलते हैं। अगला क्वेश्चन है राज्य में चित्रकला की गढ़वाली शैली कब से प्रारंभ होती है? 16वीं सदी से लेकर 19वीं सदी तक दोस्तों राज्य में चित्रकला की गढ़वाली शैली प्रारंभ होती है। और मैंने आपको बताया था कौन आया था? सुलेमान सिको आया था अपने दरबार। किसके दरबार में आया था? सबसे पहले सुलेमान सिको दोस्तों सन 1658 ईस्वी में किसके पास गया था? बाज बहादुर चंद के पास में गया था, कुमाऊं में। तो बाज बहादुर चंद क्या था? औरंगजेब का दोस्त था। तो बाज बहादुर चंद ने कहा देख भाई ऐसा है सुलेमान भाई, तू एक काम कर, मैं तो दोस्त हूँ किसका? बाज बहादुर चंद दोस्त था किसका? औरंगजेब का। तो देख औरंगजेब तेरी वजह से खाली हमारा भी झगड़ा हो जाएगा, मैं तो वैसे भी एक गरीब राजा हूँ, तो एक काम कर गढ़वाल चले जा। तो मौला वो क्या करता है, बाज बहादुर चंद क्या करता है, सुलेमान सिको को गढ़वाल भेज देता है पृथ्वीपति शाह के दरबार में। और पृथ्वीपति शाह कहता है कि मेरे दरबार में कोई भी आएगा तो मैं सबको संरक्षण प्रदान करूंगा। और सुलेमान सिको को वह संरक्षण प्रदान करता है। और सुलेमान सिको अपने साथ में 2 चित्रकार तुवर श्यामदास और पुत्र हरदास को और उसके पुत्र हरदास को लेकर गढ़वाल जाता है। उसी के बाद में दोस्तों यहाँ पे गढ़वाली शैली के विकास का क्रम शुरू होता है। तो प्रश्न कभी कभार ये भी आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि गढ़वाली शैली या गढ़वाली चित्रकला शैली के विकास का श्रेय किस राजा को जाता है? तो पृथ्वीपति शाह को जाता है, क्योंकि उसी ने सुलेमान सिको को शरण दी थी। ठीक है, उसके बाद की सारी कहानी आप पृथ्वीपति शाह वाली वीडियो देख लीजिएगा, वहां पर आपको मिल जाएगी। अगला क्वेश्चन वही है यार, किस राजा के समय गढ़वाली शैली का प्रारंभ हुआ था? तो गढ़वाल नरेश पृथ्वीपति शाह के समय पे 1658 ईस्वी में। जब सुलेमान सिको कहाँ पे आया था दोस्तों? मुगल शहजादा सुलेमान सिको कहाँ आया था? गढ़वाल में आया था। और यह प्रश्न दोस्तों ना, सुलेमान सिको कब आया था, पृथ्वीपति शाह के दरबार में आया था, किस किस को लेकर आया था? मौलाराम हो गया। यह फेमस क्वेश्चन है, हर एग्जाम में कोई भी एग्जाम उठा के देख लो आप। अभी बंदी रक्षक का एग्जाम हुआ था, इस टॉपिक से 4 क्वेश्चन थे। ठीक है, तो बहुत सारे एग्जामों में ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। ठीक है, और
अगला क्वेश्चन एक है कि गढ़वाल चित्र शैली का विकास किस राजवंश के समय पर हुआ था? गढ़वाल नरेश के समय पर हुआ था, परमार वंश के समय पर हुआ था। ये भी आपको डायरेक्टली ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है चित्रकार श्यामदास और हरदास को किस गढ़वाली नरेश ने संरक्षण दिया था? तो पृथ्वीपति शाह ने दिया था। किसके साथ में आए थे? यह आए थे सुलेमान सिक्कों के साथ में। अगला हमारा प्रश्न है औरंगजेब ने सुलेमान सिक्कों को प्राप्त करने के लिए पृथ्वीपति शाह के दरबार में किसको भेजा था? राम सिंह को भेजा था। तो सुलेमान सिक्कों को वापस लाने के लिए पृथ्वीपति शाह के दरबार में औरंगजेब ने किसको भेजा था दोस्तों? राम सिंह को भेजा था। यह क्वेश्चन भी एग्जाम में आया हुआ है। अगला क्वेश्चन है गढ़वाली शैली का सबसे महान चित्रकार मौलाराम। मौलाराम के पिता मंगतराम। मंगतराम के पिता कौन? हीरालाल। हीरालाल के पिता कौन? हरदास। ये सीक्वेंस भी आपको याद रखना। कभी कभी कहेगा कि मौलाराम के वंशों को उसके क्रम के हिसाब से लगाइए। यही क्वेश्चन आना बचा है मौलाराम से, बाकी तो सब आ चुके हैं लगभग लगभग। गढ़वाली शैली का सूत्रपात करता किसको कहा जाता है? हीरालाल को कहता है। अगला क्वेश्चन है कांगड़ा के किस शासक द्वारा मौलाराम को आश्रय दिया गया था? तो संसार चंद के द्वारा दोस्तों मौलाराम को आश्रय दिया गया था। सबसे पहला गढ़वाली परमार वंश का शासक कौन था जिसने मौलाराम को दोस्तों संरक्षण दिया था? प्रदीप शाह था, फिर ललित शाह था, फिर जयकीर्ति शाह था और फिर प्रद्युम्न शाह था। ठीक है, ये भी आपको डायरेक्टली याद रखना है। अगला क्वेश्चन है मौलाराम को परमार वंश के कितने राजाओं द्वारा संरक्षण दिया गया था? 5। देखिए वही है, कुछ किताबें कहती है कि सुदर्शन शाह ने भी संरक्षण दिया था, तो आप सुदर्शन शाह भी मान के चलिए। प्रदीप शाह, ललित शाह, जयकीर्ति शाह और प्रद्युम्न शाह और सुदर्शन शाह। वैसे दोस्तों सुदर्शन शाह ना मौलाराम से उतना संरक्षण नहीं दिया, क्योंकि सुदर्शन शाह मौलाराम ने क्या किया था, बीच में गोरखे आए थे तो गोरखों की तारीफें भी करी थी और ऐसा कहा था कि मौलाराम ने भी गोरखों को गढ़वाल आक्रमण के लिए उकसाया था, इसलिए क्या था सुदर्शन शाह ने मौलाराम को उतना संरक्षण नहीं दिया था। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है प्रसिद्ध चित्रकार चैतोर माणको किसके शिष्य थे? यह मौलाराम के ही शिष्य थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है किस शैल चित्र में मानव को शिकार करते या हाथों में हाथ डालकर नृत्य करते हुए दिखाया गया है? तो लेथाप शैल चित्र जो कि अल्मोड़ा से प्राप्त हुए हैं, लाल रंग के चित्र हैं, खून के अवशेष भी यहाँ पे मिलते हैं, तो मानव को शिकार करते हैं और हाथों में हाथ डालकर नृत्य करते हुए यहाँ पे दिखाया गया है। इस टॉपिक के लिए दोस्तों मैं आपसे कहूँगा जो ये चित्रकला वाला टॉपिक है ना, प्राचीन काल की चित्रकला, इसमें जैसे लाखो उडियार हो गया, गोरखा उडियार हो गया, किमनी गांव हो गया, लेथाप हो गया, हुडली, पेटसाल, फलसीमा और जो भी आपके अलावा जो भी प्रागैतिहासिक काल में चित्रकला के साक्ष्य हमें मिले हैं, इसके ऊपर मैं आपको उत्तराखंड इतिहास में वीडियो बना चुका हूं दोस्तों प्रागैतिहासिक काल में, तो वो वीडियो आप लोग देख लीजिएगा। 2 वीडियो बनाई हुई है, उसमें मैंने कंप्लीटली आपको ये सारे फैक्ट्स बताए हुए हैं, इसलिए मैं आपको यहाँ पे ज़्यादा डिटेल में यह नहीं बताऊंगा। ठीक है, द्विथाप शैल चित्र का अल्मोड़ा में। अगला क्वेश्चन है किस शैल चित्र में मानव को अकेले या समूह में नृत्य करते हुए दिखाया गया है? तो लाखों गुफा शैल चित्र जो कि अल्मोड़ा में स्थित है और MP जोशी जी के द्वारा दोस्तों, महेश्वर प्रसाद जोशी जी के द्वारा लाखों डियार की खोज की गई थी। कब? 1968 में उनके द्वारा दोस्तों लाखों गुफा की शैल खोज की गई थी। कौन सी नदी के तट पर स्थित है? सुयाल नदी के तट पर दोस्तों यह शैल चित्र स्थित है। अगला क्वेश्चन है किस शैलाश्रय में पशुओं को हाँकने भेड़, बकरी, लोमड़ी तथा बारहसिंगा के चित्र प्राप्त हुए हैं? तो पशुओं को हाँकने और भेड़, बकरी, लोमड़ी, बारहसिंगा के चित्र दोस्तों गोरखा उडियार डूंगरी गांव से प्राप्त हुए हैं, जो कि कहाँ स्थित है? चमोली में स्थित है। ठीक है, गोरखा उडियार कहाँ स्थित है? चमोली में स्थित है। ठीक है, और गोरखा उडियार की खोज का श्रेय किसको जाता है? तो राकेश शर्मा या राकेश जोशी जी को इसकी स्थापना का श्रेय जाता है। एक बार आप देख लीजिएगा। ठीक है, राकेश भट्ट जी को। ठीक है, अगला क्वेश्चन है किस शैल चित्र में नीले रंग का प्रयोग किया गया? तो हुडली शैल चित्र जो कि उत्तरकाशी में स्थित है दोस्तों, यहाँ पे नीले रंग के शैल चित्रों का प्रयोग किया गया है। और ये हुडली शैल चित्र कौन सी भागीरथी नदी के किनारे पर स्थित है? ठीक है, गोरखा उडियार पूछे या जो ये शैल चित्र हैं यह किसके किनारे प्राप्त हुए हैं हमें? यह अलकनंदा नदी घाटी में प्राप्त हुए हैं। अगला क्वेश्चन है लाखों गुफा की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो MP जोशी, महेश्वर प्रसाद जोशी जी के द्वारा दोस्तों लाखों गुफा की खोज की गई थी। अगला हमारा क्वेश्चन है दोस्तों उत्तराखंड में प्रागैतिहासिक गुफा चित्रों की पहली खोज कौन सी है? तो वो लाखों गुफा शैल चित्र है। कहाँ? यह अल्मोड़ा में स्थित है और MP जोशी जी के द्वारा 1968 में इसकी खोज की गई थी। सुयाल नदी के किनारे यह स्थित है और प्रथम खोज इसे माना जाता है। ठीक है, याद रखना है, महत्वपूर्ण है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है फड़कानौली की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो 1985 में दोस्तों फड़कानौली शैलाश्रय की खोज की गई थी 1985 में। और संख्य लिपि का प्रयोग हमें कहाँ पे देखने को मिलता है? तो फड़कानौली शैलाश्रय में ही संख्य लिपि का भी प्रयोग हमें देखने को मिलता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है योग तथा नृत्य करते हुए मानव के चित्र कहाँ से प्राप्त हुए? फलसीमा से प्राप्त हुए, यह भी अल्मोड़ा में ही स्थित है। फड़कानौली शैलाश्रय भी दोस्तों कहाँ पे स्थित है? यह अल्मोड़ा में ही स्थित है। ठीक है, और नीले रंग के शैल चित्र कहाँ से मिले? हुडली से मिले हैं, ये मैंने आपको करा ही दिया है। अगला क्वेश्चन है कसार देवी अल्मोड़ा से कितने नृत्यकों का चित्रण मिलता है? तो 14 नृत्यकों का चित्रण मिलता है। अगला दोस्तों पेटसाल शैल चित्र, फलसीमा और पेटसाल जो शैल चित्र हैं उसकी खोज किसके द्वारा की गई थी? तो यशोधर मठपाल जी के द्वारा दोस्तों क्या पेटसाल शैल चित्र की खोज की गई थी। कब? 1989 में। ठीक है, और वहीं बात करें फलसीमा भी कहाँ से है दोस्तों? यह भी अल्मोड़ा में ही स्थित है। फलसीमा शैल चित्र भी कहाँ से मिले? हमें अल्मोड़ा से ही मिले हैं। ठीक है, तो पेटसाल शैल चित्रों की खोज किस द्वारा की गई थी? यशोधर मठपाल जी के द्वारा 1989 ईस्वी में दोस्तों किसके द्वारा? यशोधर मठपाल जी के द्वारा पेटसाला शैल चित्रों की खोज की गई थी। एग्जाम में यह क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है। अगला क्वेश्चन है राज्य के किस शैल चित्र का आकार नागफनी के समान है? तो लाखों गुफा का
जो अल्मोड़ा में स्थित है, का आकार नागफनी के समान है। गोरखा उड़ियार की खोज किसके द्वारा? राकेश भट्ट जी के द्वारा की गई थी। अगला क्वेश्चन है, सफेद रंग से रंगा हथियार तथा जानवरों के चित्र किस शैलाश्रय से प्राप्त हुए हैं? तो किमनी गांव चमोली से दोस्तों प्राप्त हुए हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, राज्य के किस जनपद में वृषभ की पीठ का चित्रण प्राप्त हुआ है? तो मंगोली नैनीताल से दोस्तों वृषभ की पीठ का चित्र प्राप्त हुआ है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किस गुफा को शैल चित्रों का संग्रहालय कहा जाता है? तो लाखों गुफा को दोस्तों क्या कहा जाता है? शैल चित्रों का संग्रहालय कहा जाता है। और यह जो टॉपिक है दोस्तों प्राचीन काल में चित्रकला वाला, इसके लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा वो वीडियो आप लोग जरूर देख लें दोस्तों, इतिहास की। उसमें मैंने आपको सभी शैल चित्र बनाए हैं, सभी शैलाश्रय बताए हुए हैं, कप मार्क्स बताए हुए हैं, जो कि आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है। बाकी आज की वीडियो को दोस्तों इतना ही करते हैं। आज हमने 80 प्रश्नों के बारे में बात कर ली है। 80 से आगे के क्वेश्चन हम दोस्तों अगली वाली वीडियो में बात करेंगे। और आई होप दोस्तों आपको वीडियो अच्छी भी लग रही होगी। रिवीजन की दृष्टि से बहुत अच्छी वीडियो है दोस्तों। अगर आपने किताबें पढ़ी हुई हैं या आपका थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखेंगे तो बहुत सारे क्वेश्चन इसमें से आए हुए हैं। और आगे भी दोस्तों इस टॉपिक से क्वेश्चन आपको एग्जाम में जरूर मिलेंगे ही मिलेंगे। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट ऑप्शन जरूर बताइएगा। इस वीडियो पार्ट्स को आगे कंटिन्यू करना है या नहीं करना है, ये भी आप लोग जरूर बताइएगा। धन्यवाद।